तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक साइकोलॉजी का चैप्टर थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। थिंकिंग या उसको हिंदी में चिंतन कहते हैं। तो ये चिंतन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। थिंकिंग क्या है, इसके क्या प्रोसेस, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। थिंकिंग की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो क्या है थिंकिंग? क्या है? जब आप थिंकिंग समझते, हर मनुष्य का स्वभाव है या हमारे नीचे रहता है कि हम हमेशा सोचते रहते हैं, चिंतनशील होते हैं, और ये सोचने की शक्ति ही हमें रैशनल बनाती है और समस्त प्राणियों में उच्च बनाती है। क्योंकि ऑल मैन इज एन एनिमल, बट मैन डिफर्स फ्रॉम एनिमल एक एस्पेक्ट में कि मैन कैन थिंक, सो मैन इज रैशनल एनिमल, ये चीज होता है। तो ये चिंतन शक्ति जो है वो मनुष्य को समस्त प्राणियों में उच्च स्थान प्रदान करती है। चिंतन शक्ति प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है मतलब कि ये शक्ति कहीं से कोई किसी को सोचने के लिए सिखा नहीं सकता है, ये नेचर का प्रोडक्ट होता है और ये इन्वॉल्व होता है। चिंतन शक्ति प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया है, हम जब भी सोचते हैं ये मेंटल प्रोसेस है, मेंटल एक्शन है, मेंटल एक्टिविटी है, जिसमें क्या क्या चीजें समाहित है? कल्पना, इमेजिनेशन, स्मृति, मेमोरी, तर्क, लॉजिक, ध्यान, कंसंट्रेशन, संवेदना, इमोशंस, इन सब का समावेश होता है। तो क्या होता है कि मानसिक क्रिया में जब सोचते हैं, हम चिंतन करते हैं, तो हमारे चिंतन में सब तरह की ये भावनाएं, जिसमें कुछ कल्पना लोक में भी हम विचरण करते हैं, कुछ यादों में भी चले जाते हैं और यादों के सहारे कभी हमें सुख का कभी दुख का अनुभव होता है। फिर हम रीजनिंग करते हैं, तर्क देते हैं किसी स्टेटमेंट के पक्ष में, विपक्ष में, या उसके बारे में सोचते हैं। ध्यान देते हैं, ध्यान मतलब मेडिटेशन भी होता है, या ध्यान मतलब अटेंशन भी होता है। तो यहाँ पर अटेंशन होगा। और इसके अलावा इमोशंस, हम इमोशनली अफेक्टेड होते हैं। ये सारी चीजें हमारी मानसिक मेंटल प्रोसेस है जिसमें ये हमें अफेक्ट करती है। तो चिंतन शब्द का प्रयोग याद, कल्पना और अनुमान के रूप में किया जाता है। मतलब हम जब कल्पना करते तब भी वो चिंतन है, याद करते हैं तब भी चिंतन है, और किसी भी चीज के लिए हम अनुमान करते हैं, इंफरेंस निकालते हैं, तो ये सारी चीजें चिंतन के अंतर्गत आता है। दर्शन शास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व की प्रगति मानव के चिंतन शक्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, ये थिंकिंग ही ग्रोथ और डेवलपमेंट के ओर विश्व को ले जाती है। कहीं प्रगति जो है और जो भी सकारात्मक सोच है, ये सारी थिंकिंग और चिंतन शक्ति से ही है। नकारात्मक सोच विनाश की ओर ले जाती है और सकारात्मक सोच जो है वो प्रगति की ओर ले जाती है। चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है और चिंतन से हम रियलिटी की ओर जाते हैं। और रियलिटी क्या है? साइंस को, रियलिटी से साइंस का जन्म होता है। वास्तविकता, विज्ञान क्या है? वो वास्तविकता प्रयोग करके जो चल रहा है, जो जिस पर दुनिया में जो जो घटनाएं हो रही हैं वास्तविक रूप में, वो विज्ञान उनकी खोज करता है, उनका वर्णन करता है। जैसे परीक्षा में सही उत्तर खोजने के लिए चिंतन, नए मकान को बनवाने का चिंतन, दूर से आने वाले रिश्तेदार या मित्र का कोई नई व्यक्ति संबंधी चिंतन है। तो चिंतन बहुत तरह का हो सकता है। जब जैसी परिस्थिति है, जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा में आपको उत्तर का चिंतन होता है। जब आपके घर में कोई आने वाला होता है तो उससे संबंधित आपका चिंतन, थिंकिंग उधर चली जाती है, उसका कैसा स्वागत करेंगे, वो कैसे बिहेव करेगा, हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये बहुत सारी तरह की बात। घर बनवाना है तो ईंट कहाँ से आएगी, मिट्टी कहाँ से आएगा, बालू कहाँ से आएगा, ये मिस्त्री कहाँ से आएगा। मतलब कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें थिंकिंग करनी होती है, चिंतन करना होता है। ठीक है, तो चिंतन को परिभाषित किया है वैलेंटाइन के शब्दों में। चिंतन को परिभाषित किया गया है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है। साइकोलॉजिकल
एस्पेक्ट बता रहा है कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक वर्ड है जिसपे हमको ध्यान देना है, श्रृंखलाबद्ध विचार। मतलब सिस्टमैटिक, एक कंसिक्यूटिव विचार आता है। मतलब लाइन से किसी लक्ष्य या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब हम विचार करते हैं या चिंतन करते हैं तो वो विचारों का सिलसिला होता है, श्रृंखलाबद्ध होता है, एक सीक्वेंस में आता है। तो उसे हम चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें कि विचार किसी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए जो विचार एक सिस्टम में आते, एक श्रृंखला में आते, एक सिलसिला में चलते हैं तो उसे हम चिंतन कहते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। किसने कहा? वैलेंटाइन ने। गिलफर्ड के अनुसार क्या है? गिलफर्ड का कहना है कि चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है और यह सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित है। प्रतीकात्मक का मतलब है कि ये सिंबॉलिक है और ये सब चीज के लिए हमारे चिंतन होता है। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज होता है वो सभी प्रकार के वस्तु, सभी प्रकार के विषय, सभी व्यक्तियों से जुड़ा होता है जो हमारे जीवन में आते हैं। मनुष्य के सामने जब कोई समस्या आती है तो वो समस्या के समाधान के लिए उपाय सोचता है और विचार करता है कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। तो इसीलिए चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब हम किसी भी विषय के बारे में सोचते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे समस्या के समाधान के बारे में सोचना ही चिंतन प्रक्रिया को आरंभ कर देता है। और जैसे ही समस्या समाप्त होती है उस विषय से संबंधित चिंतन हमारा खत्म हो जाता है। अतः चिंतन क्या है? चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। ये ठीक है कि समस्या से आरंभ होती है और उसके साथ अंत तक चलती है, लेकिन कभी कभी चिंतन हमेशा समस्या से ही नहीं जुड़ी होती है, कभी कभी चिंतन खुशी से भी जुड़ी होती है। किसी भी चीज को कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे ये भी जब हम सोचते हैं तो ये भी चिंतन होता है। चिंतन के तत्व, फैक्टर्स ऑफ थिंकिंग क्या क्या है? तो वुडवर्ड के हिसाब से चिंतन के 5 तत्व बताए गए हैं। जो है पहला है, चिंतन क्या करता है? आपको लक्ष्य की ओर उन्मुख करता है। मतलब जो आपका एम है उसकी ओर आपको ये डाइवर्ट करता है, उधर ले जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रास्ता दिखलाता है, रास्ता ढूंढना किस तरह से हमारा जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये सोच चिंतन से हमें पता चलता है। हम सोचते हैं इस होने की क्या क्या करें कि हम नेट क्वालिफाई कर जाए, टेट क्वालिफाई कर जाए। तो इसके लिए हम कहाँ पढ़े, कौन कौन सा साइट देखेंगे, सारी चीजें जो है ये सब चिंतन ही है। अनुभवों का पुनः स्मरण करना, जो आपका अनुभव हुआ जीवन में उसको पुनः, अगर मान लीजिए आपने पिछली बार भी एग्जाम दिया तो उस एग्जाम के अनुभवों को पुनः स्मरण करते, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक किया, तो ये सारी चीजें चिंतन के तहत आएंगी। अनुभवों को नए नमूने में संयोजित करना, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको नए के साथ जोड़ना। आंतरिक वाक गतियां और मुद्राएं, आंतरिक वाक गतियां का मतलब आपके अंदर में जो बात चल रही है, जो डिस्कशन अंदर मन ही मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं और वो भी चिंतन है। ठीक है। अगला है कि चिंतन की विशेषता क्या है? तो चिंतन मनुष्य का गुण है, जानवर चिंतन नहीं करते। ये ह्यूमन बीइंग का स्पेसिफिक क्वालिटी है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन किसी वर्तमान या भावी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हर प्रकार का व्यवहार है। मतलब कोई भी व्यवहार जो हम कर रहे हो वो हम किसी भी आवश्यकता, चाहे वो प्रेजेंट आवश्यकता हो या फ्यूचर में आने वाला हो, उसको पूरा करने के लिए जो चीज हम सोचते हैं वह उस प्रकार का एक प्रकार का व्यवहार है, क्योंकि हम उसके लिए सोचते, थिंकिंग करते हैं। चिंतन के दौरान किसी भी समस्या का समाधान, और हम सोचते हैं अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे हो, इसका भी प्रयत्न करते हैं। चिंतन किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमें समाधान देता है। ठीक है, समाधान देता है। उसके बाद है चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार पहले हम देख लें कि पहले कितने प्रकार के चिंतन होते हैं। चिंतन यहाँ पर ये 4 प्रकार का चिंतन है। उसके बाद फिर 2 स्पेशल प्रकार का चिंतन है, तो इसे हम अलग अलग से देख रहे हैं। पहले 4 प्रकार के चिंतन को देखेंगे, फिर चिंतन के 2 और प्रकार हैं। ये
ये 2 प्रकार और हैं। तो चिंतन के पहला चिंतन का 4 प्रकार है, जिसमें प्रत्यक्षात्मक परसेप्चुअलिस्ट थिंकिंग, दूसरा है अवधारणात्मक या प्रत्यात्मक कॉन्सेप्ट से, एक परसेप्शन से हुआ, दूसरा कंसेप्शन का थिंकिंग, तीसरा है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, चौथा है क्रिएटिव थिंकिंग। हम लोग सबको अलग अलग से देखेंगे। फिर है मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन और अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अब एक एक करके हम सारे चिंतन को देखते हैं। इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए, खास करके मूर्त अमूर्त से और अपसारी और अभिसारी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस पर बहुत ध्यान देना है, इसको ध्यान से समझ लेना है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन भी आता है, इसमें चिंतन के प्रकार आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये परीक्षा के ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन का अर्थ हुआ कि जब हम किसी व्यक्ति को बार बार अपने घर आते देखते हैं तो उसके व्यवहार का मूल्यांकन हमारे चिंतन के द्वारा स्वतः हो जाता है। क्यों? प्रत्यक्षात्मक प्रवृत्ति की कोई व्यक्ति बार बार हमारे यहाँ आ रहा है तो उसके व्यवहार को हम देख रहे कि हर बार वो इस तरह का व्यवहार करता है, तो उसके व्यवहार का मूल्यांकन ही, वो आएंगे तो बहुत ज्यादा देर बैठेंगे या बहुत ज्यादा बातें करेंगे या आपकी बातें नहीं सुनेंगे, इस तरह का जो चिंतन से अपने आप उनके लिए एक ओपिनियन बन जाता है, तो इसे हम परसेप्चुअल थिंकिंग कहते हैं, प्रत्यक्षात्मक, क्योंकि उससे हमारा प्रत्यक्षीकरण होता है, हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनको सामने से देखते हैं, तो हमारे अनुभव उनके बारे में जमा होते जाते हैं और वो उनके व्यवहार को स्पष्ट करते हैं। तो उस व्यक्ति को देखकर उसके व्यवहार का जाने, तो उसको देखते ही लगेगा कि अब आ गए, अब ये बैठेंगे, या कोई आ गया बहुत इंटरेस्टिंग आदमी, अभी आए, खूब हंसाएंगे, खूब मजा आएगा, इस तरह की बातें। तो ये होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, किसी व्यक्ति के बारे में जो आपका ओपिनियन बनता है उसके बार बार आगे से और उसके व्यवहार को देखने से, तो ये उसके बारे में जो आप सोचते हैं, क्योंकि उसके प्रत्यक्ष रूप से उसके व्यवहार का आकलन करके आपके मन में जो चिंतन होता है उसे हम प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहते हैं। दूसरा है प्रत्यात्मक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन जिसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग में। इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट बन जाता है किसी चीज के लिए, अवधारणा बन जाती है, मानव मस्तिष्क ज्ञान या परिचय के फलस्वरूप मस्तिष्क में प्रत्यय स्थापित करता है। यही प्रत्यय पुनः जागृत होकर वस्तु को पुनः स्मरण कराने में सहायक होता है। मतलब क्या है कि दो चीज का आपका पहले से परिचय है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बन गया, कोई आ रहा है, तो अगर कोई सिंगर आ रहा है तो उसको लगेगा ये सिंगर अब ये गाना सुना सकते हैं, गाना सुनाएंगे। यही फिर जब आप उनको बार बार मिले हैं, 2-4 बार मिले, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट बन गया कि ये सिंगर ही आते हैं तो गाना सुनाते हैं। तो यही करते हैं, जब उनको आप देखेंगे, जब उनको स्मरण करेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट उनके बारे में बनेगा कि ये आते हैं तो गाना सुनाते हैं। जैसे छात्र अध्यापक को देखकर सर आ गए, मतलब क्या है, अध्यापक शब्द की पूर्णता का बोध कराता है और छात्र उसका पूर्ण ज्ञान भी रखते हैं। मतलब कोई किसी को देखकर, टीचर को देखकर जैसे स्टूडेंट के मन में आया कि टीचर आ गए, अब ये पढ़ाएंगे, ज्ञान लेंगे, तो वो क्या हुआ कि बार बार टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, तो इससे उसके मन में ये बैठ गया, ये थिंकिंग बन गई, तो टीचर को देखते ही वो उसे ये भाव आता है। तो अतः भाषा एवं नाम का प्रयोग क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति के लिए जो नाम का प्रयोग करते हैं और जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये हमारा अवधारणात्मक चिंतन होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में हम जो कॉन्सेप्ट बना लेते हैं वो हमारे चिंतन से बन जाता है और उसको देखते फिर वही भावना पुनः जागृत हो जाती है। सृजनात्मक चिंतन, जो किसी भी विचार या क्रिया के माध्यम से नई वस्तु या ज्ञान की खोज की जाती है, तो इसे सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। अब क्या है कि सृजनात्मक चिंतन जो होता है वो हमेशा नया होता है, कुछ नया, कोई भी थॉट एकदम नया होना चाहिए, जो पहले से किसी ने ना कहा हो, किसी ने नहीं बताया हो, उस तरह की भी चिंतन होती है। ये जो थिंकिंग होती है वो क्रिएटिव थिंकिंग कहलाती है, सृजनात्मक थिंकिंग कहलाती है, चाहे वो कितना भी एब्सर्ड क्यों न हो, लेकिन अगर वो नया है तो उसे हम सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। जैसे क्रिएटिविटी का जो टेस्ट होता है, तो क्रिएटिविटी टेस्ट का जो बैटरी होता है, मतलब जो क्वेश्चनायर होता है, उसमें कुछ कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस दिए होते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चंस होते हैं कि आपके स्कूल में अगर पहिया लग जाए तो आप क्या करेंगे, तो फिर बच्चे तरह तरह की अपनी कल्पनाओं से उसके बारे में बताते हैं
एक पहिया लग जाएगा तो उसे मैं अपने घर में ले जाऊंगा, तो कोई पहाड़ पे ले जाऊंगा, मतलब जिस तरह की बातें हो सकती है, जितनी तरह की बातें बच्चे बताते हैं, तो जो उसमें सबसे नया होता है, चाहे वो कितना भी एब्सर्ड हो, उसको सबसे क्रिएटिव माना जाता है। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग से बच्चे, ऐसे बच्चे जो एकदम नया आइडिया उससे निकालते हैं कि स्कूल में चक्कर लग जाए, पहिया लग जाए और स्कूल चलने लगे तो वो क्या करेंगे, तो जो उनके ओपिनियन होते हैं, तो जो सबसे महंगे वो सबसे सृजनात्मक चिंतन वाले हैं। उनका जब हम जो टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन आयर जो बनता है, तो उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स वैसे बच्चों को मिलता है, क्योंकि वो सबसे क्रिएटिव होते हैं। इसमें वस्तु, घटना और स्थितियों के प्रकृति की व्याख्या करने के लिए कार्य कारण के बीच नवीन संबंध स्थापित, मतलब जो भी कार्य कारण है कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, उसमें हम नया संबंध, बिल्कुल नई चीज बताते हैं। ठीक है, तो क्लासरूम और घंटी का बजना, इसमें भी कोई एब्सर्ड सा रिलेशन कोई बता दे तो इसे हम सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। इसमें व्यक्ति स्वयं समस्या खोजता है और उसके हल को ज्ञात करता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी उन्नति हो रही है, जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, ये सृजनात्मक चिंतन, कोई भी नई चीज जो आ रही है, नए चीज आ रहे, नए विचार आ रहे, नई खोज हो रही है, सब सृजनात्मक चिंतन के परिणाम होते हैं। जो व्यक्ति सृजनात्मक सोच रखता है तो वो कुछ नया कर गुजरता है और देश दुनिया को कुछ नया दे पाता है। मूर्त चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग, इसका संबंध किसी वस्तु के बाहरी आवरण तक होता है। कॉन्क्रीट मतलब बाहरी जो दिख रहा है आपका, इसका स्वरूप और आकार का ज्ञान प्रकट करता है। जैसे क्या है, इसको हम उदाहरण से देखें कि मेरे पास एक पेन है, तो ये पेन का बाहरी स्वरूप जो और आकार जो है, इससे पता चल रहा है कि ये पेन टैब का पेन है। इससे हम पेन टैब में लिख सकते हैं। तो ये मूर्त वस्तु है, इसको हम छू सकते हैं, इसको देख सकते हैं। कि ये चिंतन प्रक्रिया क्या है, किसी वस्तु के बाहरी स्वरूप से जुड़ा होता है। कोई रेक्टेंगल है, कोई सर्कल है, कोई लंबा है, ये सारा जो आवरण तक का भाग है, इसके स्वरूप और आकार को का ज्ञान प्रकट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन। इसमें क्या है कि हम बाहरी भाग को देखकर उसके बारे में बता रहे हैं, तो मेरी थिंकिंग कहाँ है, उसके बाह्य आवरण तक सीमित है। तो ये मूर्त वस्तु और मूर्त विचारों से संबंधित है। जैसे किसी चित्र का वर्णन करना, किसी का स्वरूप बताना, इसका संबंध क्या हुआ, भौतिक जगत से, पेन का, पेंसिल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, जिस चीज का भी आप शेप और बता रहे हैं या उसका नेचर बता रहे, तो देख कर जब बता रहे, बाहरी स्वरूप को देखकर बता रहे हैं, तो उसे हम मूर्त चिंतन कहते हैं। मतलब ऐसी चीजें दिखाई जाती है तब आपको उसके बारे में बताना होता है। तो आप देख कर सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो इसे हम मूर्त चिंतन कहते हैं। क्लियर है? अमूर्त चिंतन में क्या होता है कि वस्तु के भीतर असहित होता है। अमूर्त चिंतन का संबंध क्या है कि वस्तु के मूल कारण और मूल तत्वों से संबंधित होता है। मतलब इसको दिखाया नहीं जाता है, बल्कि चित्र को वर्णन नहीं करना, आपको कुछ दिखाया तो उसका वर्णन नहीं करना है, उसके अंदर क्या निहित है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्या निर्माण करने का क्या कारण होगा, ये चित्र जो बना है, इसको जिसने बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, तो ये अमूर्त चिंतन होता है। ये मानसिक क्रिया या मानसिक जगत के बारे में हम सोचते हैं, जो चीजें हमें दिखती हैं उसके बारे में जब हम सोचते हैं। मान लो कहा जाता है कि आपको 3 शेप बताना है, कि रेक्टेंगल का शेप, रेक्टेंगल, सर्कल और क्यूब, तो आपको दिखाया नहीं जा रहा है, चीज दिखाई नहीं जा रही, तो आप जो सोच रहे हो उसके शेप के बारे में, दैट इज कॉल्ड अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। चीजें आपको दिखती नहीं है, जैसे आपको फॉर्मूला दिया गया, उसको एक्सपेंड करने के लिए कहा गया, या उस पर आधारित सम को सॉल्व करने के लिए, तो सम दे दिया गया, फॉर्मूला आपका अमूर्त चिंतन में आता है। आप सोच कर फिर उस फॉर्मूला को उसमें फिट करते हैं, तो ये क्या है कि ये अमूर्त चिंतन है। ठीक है, अपसारी चिंतन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अपसारी चिंतन को हम कहते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, कि किसी भी समस्या या किसी भी व्यवस्था का अलग अलग उसका तरीका बताना, किसी भी समस्या को सॉल्व करने का बहुत सारा, तो डाइवर्जेंस, बहुत सारे ऑप्शंस देना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे उपाय बताना। तो इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति किसी एक समस्या का समाधान विभिन्न विधियों से विचार करता है प्राप्त करने का। सपोज कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहा गया, तो उसका बहुत सारा मेथड से कोई बता रहा है आंसर, तो वो होगा उसका डाइवर्जेंट, अपसारी चिंतन। जैसे अगर बात उदाहरण इसमें दिया गया है कि ईश्वर को प्रसन्न करने की अगर बात की जाए,
तो अब सारी चिंतन के अंतर्गत बहुत सारे वेज बताए जाएंगे, तरीके बताए जाएंगे कि गॉड उससे खुश हो जाएंगे। तो दान, कर्म, भक्ति, उपवास, पूजा पाठ, गरीबों को खाना खिलाना, किसी दिन फास्टिंग करना, किसी दिन कभी सूर्य को जल देना, तो ये सारी चीजें, बहुत सारे जो उपाय बताए गए, इन सारे उपाय को, एक एक उपाय से ईश्वर प्रसन्न होंगे। तो इसको क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट थिंकिंग। बहुत सारे उपाय बताए गए, बहुत सारे तरीके बताए गए, तो इसे हम अब सारी चिंतन कहते हैं। अभी सारी चिंतन में केवल एक उपाय, ठीक है, इसमें किसी भी विषय पर एकांगी चिंतन किया जाता है, मतलब किसी समस्या का समाधान सबसे अच्छे तरीके से कैसे हो सकता है ये बताना है इसमें। तो किसी भी अगर प्रॉब्लम को दिया गया उसका एक सॉल्यूशन बताना, ये कहलाएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसमें अभी सारी चिंतन। तो अगर उस पिछला उदाहरण को हम लेते हैं तो उसमें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अभी सारी चिंतन के अंतर्गत क्या कहा जाएगा? कन्वर्जेंट में एक उपाय, तो केवल सच्चे मन से भक्ति ईश्वर की जाए तो उससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो इसमें एक ही उपाय बताया गया, भक्ति। बस मन आप दिल से प्रणाम कर लो तो वही आप, उससे भी ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में दुनिया भर के उपाय बताए जाएंगे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तब ईश्वर प्रसन्न होंगे। तो ये है हमारे, ये सारी चीजें होगी चिंतन के बारे में। छोटा सा वीडियो है, ये आपके काम आएगा, इसके टर्म्स आपको याद हो गए तो बस दैट्स ऑल। थैंक यू।